Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadon, economics educator. आज हम करने वाले हैं complete chapter revision का part 1, which is for your chapter number 6, that is employment growth, informalization and other issues के बारे में. Employment के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस particular chapter में बहुत सारे नए terms आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके chapter के नाम में एक अलग सा term है, that is informalization. इसका मतलब क्या होता है? तो ये सारी चीज़ों को समझने वाले उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट बेस एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक. वहाँ पे जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आपको डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के लिए मिलेंगी लाइक MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू ई बोर्ड्स एंड ई नोट्स, जिसकी जो लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी. अब स्टूडेंट्स जो ये ई नोट्स एंड ई जो आपको बुक्स मिलते हैं ये बेसिकली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना. स्पेशली जो लास्ट टाइम रिवीजन हमारा चलता है और हमें कुछ समझ नहीं आता तो उस टाइम पे अगर हमारे पास करेक्ट नोट्स होंगे तो बहुत अच्छी बात है. आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपने नोट्स बनाते हुए चले, लेकिन इन द केस आप नहीं बना पाए तो ऑफ कोर्स किसी रिलायबल आप रिसोर्स से डेफिनेटली नोट्स को भी गो थ्रू कर सकते हैं. फाइन स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन बिल्कुल शुरू करते हैं. तो उससे पहले जल्दी से आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट मतलब काम है भाई, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता. काम करना बहुत ज़रूरी है, काम नहीं करेंगे तो लाइफ कैसे चलेगी, है ना. तो इस पूरे चैप्टर में स्टूडेंट्स कौन कौन सी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं. बेसिक टर्मोलॉजी पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है. पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल की कौन से सेक्टर में कौन से लोग ज़्यादा काम करते हैं. ये वाला जो पूरा सेशन है बहुत लेंदी है, लेकिन मैं टू द पॉइंट आपको चीज़ें बताऊंगी बिकॉज ये रिवीजन सेशन है हमारे लिए. एंड उसके बाद ग्रोथ इन द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा था स्टार्टिंग के, आई थिंक सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में. यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कि भाई कितने लोग कहाँ काम करने को रेडी हैं, कौन से सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, जो वर्क फोर्स है उसको हम स्टडी करते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द इंडियन वर्क फोर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन को हम सीखेंगे जो कि हमारे चैप्टर के नाम में ही है. एंड उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और उसके कॉजेस और रेमेडीज को हम सीखने वाले हैं. चालू करें जल्दी से फिर, चलो. सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स. तो हम सभी को पता है कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब है काम, इससे ज़्यादा सिंपल हम कुछ बोल नहीं सकते. और वैसा काम जिसके लिए आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, राइट. सो पीपल डू वाइड रेंज ऑफ जॉब्स टू अर्न अ लिविंग. Work significantly impacts our life as individual, as a member of a society. Some people work on farms, in factories, banks, shops, and a variety of other workplaces, while some work from home. तो अब तो काफ़ी हो गया है. तो हमारे पास एक होता है वर्क फ्रॉम ऑफिस, एक होता है हमारे पास वर्क फ्रॉम होम, ठीक है. एंड वर्क एट होम इंक्लूड्स नॉट ओनली ट्रेडिशनल वर्क लाइक वीविंग, लेसिंग, ऐसा नहीं कि हम सिलाई बुनाई कर रहे हैं, उसके अलावा आपको पता है फ्रीलांसिंग हो गया, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल वाली जो टेक्निकल जॉब्स है वो भी हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं. लाइक जैसे कि IT इंडस्ट्री में होता है प्रोग्रामिंग वगैरह, है ना. इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से पहले. डन. Earlier, factory work meant working in factories located in cities, whereas now technology has enabled people to produce their factory-based goods at home in villages. तो पहले बहुत ज़्यादा limitations थे, restrictions थे कि यहाँ काम कर सकते हो, वहाँ काम नहीं कर सकते, लेकिन because of technological upgradation अब आप कहीं से ही बैठ के काम कर सकते हो. आप कौन सी कंपनी के लिए काम करते हो ये डिपेंड करता है ना. ओके. तो स्टूडेंट्स, वाई डू पीपल वर्क? कोई नहीं बोलेगा मज़े के लिए, वही कोई भी, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि यार मुझे काम करना पसंद है ना. आप ऑफकोर्स इवेंचुअली जब आप एक जगह काम करते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता है अगर आपको कोई इंटरेस्ट है. जैसे कि अगर हम बात करें टीचिंग की, आई लाइक टीचिंग, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, सो दैट इज़ वाई एम वर्किंग. लेकिन बेसिक कॉज क्या है, क्यों पढ़ाना पड़ रहा है मुझे, या क्यों हम लोग काम कर रहे हैं. एक तो हमारा होता है कि भाई आई लाइक इट सो आई एम डूइंग इट. अगर आप किसी अच्छे रेप्यूटेड जगह काम करें तो ऑफकोर्स आप बोलोगे आई लव माई जॉब. लेकिन आप किसी एक डेली वेज अर्नर से पूछोगे आप काम क्यों करते हो तो वो बोलेगा 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए. तो ऑफकोर्स सबकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग हैं, लेकिन बेसिक फंडा काम का ये है कि जो भी आपकी नीड्स हैं, वांट्स है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको चाहिए मनी. और वो मनी कैसे मिलेगा जब तक आप काम नहीं करोगे. सो दैट इज़ वाई टू अर्न अ लिविंग पीपल नीड टू वर्क, right? So people work to earn a living. Employment is an activity for which a person earns means of livelihood. अगर employment नहीं होगा, काम नहीं होगा तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो हम अपना लाइफ कैसे जिएंगे,
फाइन. नेक्स्ट क्या है? सम पीपल गेट वेल्थ थ्रू इनहेरिटेंस रेदर देन हार्ड एफर्ट. No one is fully satisfied by this. Working provides us with a sense of worth and makes it possible to relate to others in a meaningful way. Every working person actively contributes to the national income and subsequently to the nation's development by working in different economic activities, which is the true meaning of earning a living. तो कुछ लोग होते हैं सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाते हैं, कुछ बोलते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ अगर हम लोगों का कुछ थोड़ा भला भी कर सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट के लिए भी काम कर सकते हैं, तो अगर दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देंगे तो वो एक सच्ची में अर्न अ लिविंग होता है. ऑफ कोर्स लाइफ की रियलिटी है कि मनी के अलावा अगर मनी नहीं होगा तो कुछ पॉसिबल नहीं है. मनी सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, एंड वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट मनी इज़ इम्पॉर्टेंट टू अ सर्टन लिमिट. इट इज़ दैट इज़ वाई ईच एंड एवरी वन इज़ वर्किंग हार्ड, राइट. यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स. फिर हम आगे बढ़ते हैं. Done. A person works to meet the requirements of those who are dependent on them like family. It gives a sense of accomplishment when a person works for his or her family. Despite the recognition of the value of employment, Mahatma Gandhi insisted on education and training through a range of works including craft. तो जैसे कि आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी ने बहुत ज़्यादा एक तरीके से फोकस किया है कि एजुकेशन पे बहुत फोकस किया है कि पॉवर्टी रिमूव होनी चाहिए. तो इन सारी चीज़ों पे हमने बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश डेफिनेटली करी है. क्या इतना पार्ट हमें क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग वर्किंग पीपल? स्टडिंग वर्किंग पीपल का मतलब कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम पता लगाएं कि जो काम कर रहे हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, कैसी जगह वो काम कर रहे हैं, उनको कितना पे मिल रहा है. बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी को डिफाइन करता है. अगर आपके यहाँ ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज है, अगर सब अच्छा अर्न करेंगे तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो बढ़ेगा. सिंपल सी बात है. अगर हमारी इनकम अच्छी है तो ऑफकोर्स ये हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बूस्ट करता है. और इनकम अच्छी कब होगी? जब आप किसी अच्छी जगह पे काम कर रहे होगे. हम इलीगल एक्टिविटीज़ की बात नहीं कर रहे, प्रॉपर लीगल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, राइट. सो दैट इज़ वाई अगर हम किसी अच्छी जगह काम करेंगे तो ऑफकोर्स हमें इनकम भी अच्छी मिलेगी और मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, राइट. तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा डायरेक्टली रिलेटेड है. So studying the working life of employees provides the perspective, quality and the structure of a country's employment. It facilitates the understanding and the planning of human resource needs. तभी तो पता चलेगी ना कि रिक्वायरमेंट क्या है, कैसी जॉब के लिए कैसी उनको कोर्स करना चाहिए, कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए. ये तभी तो पता चलेगा जब मैं सामने वाले से पूछूंगी. इसलिए उनको स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. It analyzes how various industries and sectors affect the level of national income. It also helps to solve a variety of social problems, including child labor and the exploitation of the socially excluded groups. Clear? So you need to understand कि अगर हम ये सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है क्या वर्क प्लेस पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन टाइप तो नहीं हो रहा. क्या प्रायोरिटीज़ हैं किसी एक इंटरव्यूअर में. जब भी कोई इंटरव्यू होता है क्या प्रायोरिटीज़ रहती हैं एम्प्लॉयर की किसी एम्प्लॉय से. तो हमें एक रियलिटी चेक मिलता है जब भी हम स्टडी करते हैं वर्किंग पीपल को. देखिए सिमिलरली अगर मुझे पता है मुझे रिजल्ट चाहिए, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्लास टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं सब. जैसे कि आई एम अ क्लास टीचर ऑफ 12th स्टैंडर्ड, तो आई एनालाइज देयर लाइफ, एनालाइज कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, कि उनके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे. मार्क्स आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? क्या वो बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है या स्मार्टली पढ़ रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, पीपीटी से पढ़ रहा है, खुद के नोट्स बना के पढ़ रहा है, क्या कह रहा है कि उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, या कोई ऐसा क्या नहीं कर रहा है कि उसके गलत मार्क्स अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे. बेसिकली या हम बोल सकते हैं कि सामने वाला तो डिप्रेशन में क्यों है, क्यों बातचीत नहीं करता, क्यों अपनी अलग ही दुनिया में खोया रहता है. सो जब हम चीज़ों को बहुत डिटेल में एनालाइज करते हैं ना तब हमें जाके समझ में आता है प्रोज एंड कॉन्स. सो दैट इज़ वाई जब हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं वर्किंग पीपल को, मुझे ह्यूमन रिसोर्स की नीड्स के बारे में पता चलता है, मुझे एम्प्लॉयमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, मुझे वहाँ के प्रॉब्लम्स और वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता है. बेसिकली और शॉर्ट एनालिसिस आप बोल सकते हो, ठीक है. उसी हिसाब से हम फ्यूचर प्लानिंग कर पाते हैं. So clearly students, everything is interrelated. Clear? Take a screenshot. And of course इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स, तो ये वाली चीज़ आपको पता चल जाएगी. क्लियर? समझे इस चीज़ को, सभी आगे बढ़े.
ओके, मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, वी हैव डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? सो एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द स्टेट ऑफ हैविंग अ जॉब और बीइंग एम्प्लॉयड, यानी आपके पास कोई काम है, उसके लिए आपको पैसा मिल रहा है. सो वी कैन से दैट यू आर एम्प्लॉयड, right? So the person who hires people is known as employer and the person who is getting paid for it is an employee, है ना? एम्प्लॉयर कौन सा होता है? जो भाई जॉब देता है, जो हमें हमारा हेड है. वहीं पे एम्प्लॉय जो होता है उसके अंडर काम करता है. सो एम्प्लॉयर्स में इंक्लूड इंडिविजुअल्स, बिजनेस एक्सेट्रा, एंड पीपल कैन वर्क फॉर देमसेल्व्स एंड देन देयर ओन बिजनेस नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स. तो आप किसी और के लिए जब काम करते हो तो हम बोल सकते हैं यू आर हायर्ड, यू आर सिलेक्टेड, है ना? लेकिन जब हम लोग खुद के लिए काम करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड. ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी से साथ में सीखते चले जाना. काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, है ना? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. स्टूडेंट्स, आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस. मैं आपको क्लियरली इस हेडलाइन का पूरा मतलब समझा दूंगी एंड देन यू कैन मेक योर ओन नोट्स, प्लस यू कैन गो थ्रू दिस. मैं आपको स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगी. तो पहला है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इज क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देखो इकोनॉमी कैसे रन करती है. इकोनॉमी के वेरियस, हमने बोला ना, एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं. जैसे कि एक होता है मेरे पास प्रोडक्शन, ठीक है, एक होता है मेरे पास कंजम्पशन. प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आता है. तो इन सब में क्या मुझे पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है? अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी. अगर मुझे प्रोडक्शन करना है किसी चीज़ का तो भी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी. अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करना है तो उसके लिए पहले पैसे तो आने चाहिए, तब तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे. तो मतलब कहीं ना कहीं मनी एक एसेंशियल एलिमेंट मेरे पास आता है. तो अगर मेरे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर्स को ठीक करना रहेगा. अगर लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा? और लोगों के पास पैसा कब आएगा? जब वो जॉब करेंगे, जब वो एम्प्लॉयड होंगे. इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इंडिया इज अ यूथ कंट्री. सबसे ज़्यादा यूथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. यूथ का मतलब होता है कि बेसिकली वो एज जहाँ पे इंसान अर्न करता है एंड उसके ऊपर उसके पेरेंट्स और उसके जो अपकमिंग जो जनरेशन है वो डिपेंड करती है. जैसे कि आपके पापा मम्मी हैं, दे आर अर्निंग राइट नाउ, वो आपका भी ध्यान रख रहे हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का भी ध्यान रख रहे हैं. तो दे आर द अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्यों ज़रूरी है? एम्प्लॉयमेंट क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट्स? बिकॉज अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा. पैसा नहीं आएगा तो ये तीन चीज़ें नहीं होंगी, और ये तीन चीज़ें कोर है इकोनॉमी का. अगर इकोनॉमी रन नहीं कर पाएगी तो डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल हो पाएगा? दैट इज़ वाई अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलना आपकी कंट्री में बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वॉन्ट टू बूस्ट योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्लियर? समझे इस चीज़ को? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले. Done. Next we have social development is the result of employment. So people receive compensation for their work and the primary cause of societal disturbance are the lack of food and money. When people get money for their hard work and efforts they feel happy. देखो कई बार होता है ना, हमारे यार बॉस ने ऐसे चिल्ला दिया, बॉस ने सैलरी काट दी तो आपका मूड खराब हो जाता है. तो उसी चीज़ को यहाँ पे बोला गया है. And they start spending time with family and relatives and begin talking and been taking part in the initiatives for the advancements of society. तो कहीं ना कहीं अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तभी तो सोसाइटी के लिए काम करना वो शुरू करेंगे. देखो पहले आपको समझना पड़ेगा कि लोग दूसरों का भला बाद में करते हैं. पहले वो कोशिश हमेशा ये करेंगे कि पहले खुद को तो स्टेबल कर लें. खुद हम स्टेबल है नहीं और दूसरों की हेल्प करने चलें. तो जब तक अगर सोशल डेवलपमेंट भी तभी पॉसिबल हो पाएगा. ये जो अंबानी हैं, है ना, अंबानीज हैं, अडानीज हैं, इतने फेमस हमने देखे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो डोनेशंस वगैरह करते हो. कैसे कर पाते हैं? क्योंकि वो खुद भी तो इतना अर्न कर पा रहे हैं, तभी तो डोनेशंस कर पा रहे हैं ना. किसी गरीब को देखा कि डोनेशन करते हुए? नहीं, बिकॉज वो पहले कोशिश करेंगे कि आप खुद ही को सस्टेन कर पाओ. तो अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट अच्छी होगी, आप बेटर अर्न करोगे, तभी तो सोशल डेवलपमेंट भी पॉसिबल है ना. नेक्स्ट क्या हमारे पास, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ करप्शन इन द सिस्टम. करप्शन का सिस्टम क्या होता है? करप्शन बेसिकली अधिकतर लोगों को तो हम बोल सकते हैं लालच रहता है, लेकिन अधिकतर करप्शन का मेन कॉज ये रहता है, उनको लगता है दे फील चीटेड कि जितना वो कमा सकते थे उनको कमाने नहीं मिला, या जितना उनको मिलना चाहिए, जितना वो डिजर्व करते हैं उनको वो नहीं मिला. सो दे फील कि इलीगल एक्टिविटीज़ को कर लेते हैं. अगर उनको सही लेवल की एम्प्लॉयमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ायर्ड
कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द डिजर्विंग कैंडिडेट को मिलता है, जो उसके लिए बिल्कुल एक तरीके से वैलिड कैंडिडेट है ना, उतनी उसके पास क्वालिफिकेशंस भी हैं। अगर उसको वो जॉब मिल रही है, वो वर्क कर रहा है, सो डेफिनेटली वो खुशी से काम करेगा। अगर अब हम लोग ऐसा एम्प्लॉय रख लेंगे जो बिल्कुल डिजर्व भी नहीं करता और आपने उसको बस रख लिया है फॉर द नेम सेक, तो ऐसे क्या होगा, ऑफकोर्स करप्शन होना ही है अधिकतर जगह पे, राइट। So when people lack the necessary funds or when they do not receive what they deserve, they feel cheated, जैसे मैंने आपको बताया, and petty by the private or the public system. Thus they begin engage in corruption. However, if an individual is employed, she will not think of getting engaged in the corruptive activities. Therefore, employment plays an important role in reducing the level of corruption. Clear? खाली घर शैतान का बोलते हैं ना, इसलिए किसी को भी खाली नहीं छोड़ना है, सबको कुछ ना कुछ काम करते रहना है। द मोर यू आर वर्किंग, द मोर यू आर बिजी, द मोर यू विल एक तरीके से अपने प्रोडक्शन को, है ना, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ आपकी ज़्यादा बढ़ेंगी, अदरवाइज तो हम लोग डिप्रेशन में रह जाएंगे फिर, है ना। सो दैट इज़ वाई यू शुड कीप मूविंग, कीप वर्किंग हार्ड। कभी ना कभी तो सक्सेस अपने आप मिलेगी ही मिलेगी, बट यू विल हैव टू कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इज द की टू रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। आई थिंक ये तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बिकॉज अगर पैसे आएंगे तो ऑफकोर्स सी बात है कि कहीं ना कहीं गरीबी कम होगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज मैन पावर। देखो दिक्कत वो है ना इंडिया में, एक तो मैन पावर के नाम पे हम लोग को ज़्यादा ही मैन पावर है, वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन एंड सबको जॉब्स मिलना, अच्छी लेवल की जॉब्स मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इसी वजह से, बिकॉज एक ही जॉब के लिए 50 कैंडिडेट रेडी है, 50 न्यूज़ से कहीं ज़्यादा वैसे, है ना। सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग सबसे पहले तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल हो, एंड उसके बाद जो मैन पावर अगर आपका सही तरीके से आप यूटिलाइज कर पाओगे तो आपकी कंट्री खुद ग्रो करेगी, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, से पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके लिए यू आर गेटिंग पेड, मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिल रहा है। एक टीचर अगर स्कूल में पढ़ा रही तो उसके लिए उसको सैलरी मिल रही है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वही सेम टीचर अपने घर में अपने छोटे भाई को पढ़ा रही है सपोज, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, बिकॉज उसका भाई उनको कोई सैलरी तो नहीं दे रहा उस चीज़ के लिए, तो फ्री में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों में ही मेहनत हो रही है, ऐसा नहीं कि भाई को पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, या बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, दोनों ही सिनेरियोज में बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, एक जगह से उनको पेमेंट मिल रही है, दे आर गेटिंग पेड, उनको सैलरी मिल रही है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एंड दूसरी जगह से वो नहीं हो रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। So we can say that those activities which contribute to the gross national product. इसका मतलब क्योंकि आपको पता है ना, जो न्यूमेरिकल टर्म्स में लिख सकते हैं उन्हीं को तो हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए मॉनेटरी टर्म्स वाले को ही हम कंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। Gross national product refers to the total value of goods and services produced by the residents and the business of a country, regardless of where the production takes place. Clear? Next है हमारे पास, अब कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं। अब है अ वर्कर। हु इज अ वर्कर? जो काम करता है आपके लिए, दैट इज अ वर्कर। सो वर्कर्स आर ऑल इंडिविजुअल्स हु एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन वॉट एवर कैपेसिटी हायर लॉ, यानी जो बेसिकली आपके लिए काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हो, कम काम कर रहे हो, लेकिन वो है तो एक वर्कर ही, ठीक है। Usually, when one thinks of workers, individuals who receive compensation from an employer come into the mind, but that is not true. ठीक है, self-employed people are also workers. It includes people like shopkeepers, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, एक होते हैं अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हो तो आप हायर होते हो, अगर आप खुद ही के लिए काम कर रहे हो, खुद से काम कर रहे हो, खुद की कंपनी है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आता है। तो वर्कर का मतलब वो नहीं होता जो किसी और के लिए काम कर रहा है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसके लिए गेटिंग पेड फॉर इट, तो ये आप एक वर्कर ही हो, चाहे आपको हायर किया हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों ही वर्कर्स वाली कैटेगरी में ही काउंट होंगे, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है। Additionally, workers also include all those who help primary workers in these operations. It means all those who are involved in some economic activities in whatever capacity are workers. So the term workers include all those who are engaged in work, whether for others
और फॉर देमसेल्व्स, या तो आपको किसी ने हायर कर रखा हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों ही कैटेगरी कहाँ पे आती है, वर्कर्स में ऐड हो जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट। Nature of employment in India. So there are different types of jobs in India. Some people find work all year long while others find works for few months. Many workers do not receive just compensation for their labor. While calculating the number of workers, all persons involved in economic activities are counted as employed. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि एम्प्लॉयमेंट के भी बहुत सारे होते हैं, सीजनल होता है, क्रॉनिक होता है, बहुत सारे हमने पढ़े हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे हमने एम्प्लॉयमेंट के बारे में चीज़ें पढ़ी थी। तो अलग अलग टाइप्स के एम्प्लॉयमेंट होते हैं, पढ़ेंगे भी, उसके कॉजेस और रेमेडीज़ को भी आने वाले क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, राइट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आता है कि हमें पता लगाने रहते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स, कि कितने लोग काम कर रहे हैं। सो ऑल दोज पीपल हु आर एम्प्लॉयड आर कॉल्ड बेसिकली वर्कर्स, राइट। So India had a workforce of around 473 million people in 2011 and 12. Since a majority of our population lives in rural areas, the share of the workforce living this is higher. Nearly 3/4 were in rural workers. तो आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आज भी मेजरली लोग जो हैं रूरल एरियाज में ही रहते हैं, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन और वर्कफोर्स हम वही मान रहे हैं। Around 70% of the workers are men and the rest are women. And women works account for 1/3 of the workforce in rural areas, but just 1/5 workforce in metropolitan. जब हम लोग एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये पता है कि रूरल एरिया में वुमेन ज़्यादा काम करेंगे एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। अभी आने वाले सेशंस में वी आर गोइंग टू स्टडी इंडिविजुअल भी, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। Women perform tasks including cooking, getting water, firewood and working on farms. They are not getting wages, तो इसलिए उनको economic activity में count नहीं किया जाता। They are also working a lot, productive activity कर रहे हैं, लेकिन just because they are not getting paid, उनको उस नज़रिए से नहीं देखा जाएगा, है ना। चलो, अब आ रहा है भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो। अभी तक कहानी पढ़ रहे थे, अब आ रहे हैं कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स। लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, पहला है हमारे पास लेबर फोर्स में पहली जो चीज हमारे पास है, दोज हु आर वर्किंग, जिनके पास जॉब है, यार एम्प्लॉयड बोल सकते हो। सेकेंड क्या हो जाएगा, दोज हु आर सर्चिंग फॉर जॉब और लुकिंग फॉर जॉब। तो जब मैं बात करती हूँ लेबर फोर्स की, लेबर फोर्स का मतलब ये रहता है कि दो हम लोग कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी वर्कर्स हैं या जो लोग अभी भी जॉब ढूंढ रहे हैं। कई बार होता है ना कि एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करते हैं, तो कई बार नई जॉब ढूंढते हैं, वो वाले पार्ट भी। सो ऑल पर्सन हु आर वर्किंग, दैट इज हैविंग अ जॉब, and those who are not working are seeking, are available for work, are deemed to be labor force. available का मतलब हाँ वो काम करना चाह रहे हैं पर अभी उनके पास काम नहीं, वो ढूंढ रहे हैं। तो लेबर फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, पर्सन वर्किंग, यानी जो काम करें, दोज हु आर एम्प्लॉयड, हु आर वर्कर्स, प्लस पर्सन सीकिंग और इज अवेलेबल फॉर वर्क, उनको ऐड कर देंगे। तो हम लोग सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, द लेबर फोर्स इंक्लूड्स द टोटल ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन्स, यानी दोनों को ही हम ऐड कर रहे हैं। क्लियर, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज एल। हाँ, टेक अ स्क्रीनशॉट। दिस particular terminology is important, you cannot ignore it. How to calculate the labor force? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो subtract the following from the total population: unfit people like old or handicapped person, people who are willing to work and people who are not willing to work. So it must be noted that children below the age of 15 years and the old person above the age of 60 years are not included in the labor force. तो ये वाली चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, so do not worry about it. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट।
सो द रेशियो ऑफ द लेबर फोर्स टू द टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो अगर मुझे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या लिखा है पहले? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो आप पहले लिख दोगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका टोटल पॉपुलेशन। क्लियर? पहले इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होगा? लेबर फोर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। क्लियर? अब जो सेकेंड सिनेरियो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है वर्कफोर्स का। तो वर्कफोर्स में कौन से स्टूडेंट्स आते हैं? वो आते हैं बेसिकली जो एक्चुअली एम्प्लॉयड हैं। तो जो एम्प्लॉयड नहीं हैं उनको हम इंक्लूड ही नहीं करते, क्योंकि लेबर फोर्स में क्या था, हम उसको भी इंक्लूड करते हैं जो काम कर रहा है, दोज हु आर एम्प्लॉयड, प्लस उसको भी एक तरीके से ऐड करते हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं। हमने दोनों सिनेरियोस में देखा है। लेकिन आपको समझना है स्टूडेंट्स, जब ये वाले पॉइंट की हम बात करते हैं, वर्क फोर्स में से वही लोग आते हैं जो एम्प्लॉयड हैं, दोज हु आर एम्प्लॉयड। सो द नंबर ऑफ वर्कर्स हु आर एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज वर्क फोर्स। इट इंक्लूड्स ऑल दोज वर्कर्स हु आर एंगेज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो अगर मुझे वर्क फोर्स निकालना है तो मैं लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड लोग को निकाल दूंगी, तो जो मेरे पास लोग बचेंगे वो मेरे पास वर्क फोर्स हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ द डिफरेंस बिटवीन द वर्क फोर्स एंड लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में कौन से आते हैं? एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं, ऐसे नहीं जो वेले बैठे हैं। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे। लेकिन जब हम लोग वर्कफोर्स की बात करते हैं, इसमें आता है ओनली एम्प्लॉयड। ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकलता है? दैट इज लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, क्लियर? समझे इस चीज को? तो अगर मुझे वर्क फोर्स निकालना है, सपोज अगर मैं बोल रही हूं वर्क फोर्स निकालना है, तो मैं लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड लोग को माइनस कर दूंगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। इसका भी अभी उसको कंप्लीट कर दूं, उसके बाद ही रखना ना। अब मुझे वर्क फोर्स, जैसे कि लेबर फोर्स का हमने पूरा पढ़ा, सिमिलरली वर्क फोर्स का भी हमारे पास रहता है। तो वर्क फोर्स का किस तरीके से रेट निकलेगा, कोई बता सकता है? फाइन। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग बात करें ना कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल की, सो विद द हेल्प ऑफ द labor force and workforce, the number of unemployed people is calculated. To get the number of unemployed people, the workforce is subtracted from the labor force. यानी अगर मुझे unemployed people निकाल रहे कि भाई कितने लोग unemployed हैं, तो क्या हो जाएगा? labor force में से workforce माइनस कर दो, मतलब all माइनस employed। तो आपके पास क्या आ जाएगा? unemployed आ जाएगा ना। तो अगर मुझे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है कि भाई कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय क्या होगा? अगेन हमारे पास जाएगा टोटल लेबर फोर्स, टोटल पॉपुलेशन एंड टोटल लेबर फोर्स इनटू 100।
टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. डन. अब मेरे पास आता है द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क पॉपुलेशन रेशो. वर्क पॉपुलेशन रेशो यानी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स या वर्कफोर्स आप लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय अ टोटल पॉपुलेशन इंटू 100. ये क्या होता है मेरे पास? WPR, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो, जो कि होता है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100. क्लियर? ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. So worker population ratio, students, it is an indicator that is used to analyze the employment situation in the country. It can be calculated by dividing the total number of workers in India by the population in India and multiplying it by 100. The population includes the total number of people who reside in a particular locality at a particular point in a time. तो हमें जानना है भाई कि कितना हमारा वर्कर्स पॉपुलेशन एक तरीके से रेशो है कि कितने एरिया में कितने लोग काम कर रहे हैं. पॉपुलेशन लिखा है ना, इसलिए. क्लियर? इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था. सो अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से निकालोगे? लेबर फोर्स से निकालोगे. सो दोनों में यही अंतर है, थोड़ा ध्यान से देख लेना. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट. Now, some important points about the workers' population ratio. The ratio can be used to determine the percentage of the population that is actively contributing to the production of products and services of the country. If the ratio is high, अगर हमारा जो workers' population ratio है ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं क्या बता रहे? It indicates that the people are more actively engaged, यानी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, अच्छे से employment है. वहीं पे अगर मेरा वहाँ पे मीडियम या लो आएगा तो मुझे समझ आ रहा है कि पॉपुलेशन इफेक्टिवली एंगेज नहीं है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में. तो अगर ये हाई है तो ये थोड़ा एक गुड इंडिकेटर हमारे लिए हो जाता है. वहीं पर अगर मेरे पास वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो नीचे जा रहा है सो इट इज अ बैड इंडिकेटर. क्लियर? ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फर्स्ट. डन? ये वाला पॉइंट लिख लिया. It indicates the status of the workers in society and their working conditions. So workers population ratio से मुझे समझ आता है, जैसे कि बेंगलोर में आप सभी को पता है कि वहाँ का वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो ज़्यादा है बिकॉज बहुत सारे दूर दूर से इंडिया से लोग बैंगलोर में शिफ्ट हुए हैं जस्ट टू वर्क. पुणे है ना, ये सारी जो IT इंडस्ट्री बेस्ड कंट्रीज़ जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे अगर मतलब यहाँ पे वर्क कल्चर को ज़्यादा अच्छा बोला जाता है. वर्क कल्चर मतलब ऑफकोर्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन हाँ हम बोलते हैं ना हब जो बन जाता है कि ऐसी कंपनीज़ हैं यहाँ पे, इधर ऐसे लोग मिलेंगे, हैदराबाद एंड ऑल. तो क्लियरली हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जो वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो अच्छा है और यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अप्रोप्रिएट हैं. फाइन, टेक अ स्क्रीनशॉट. It may be possible to determine the quality of the employment in the country by knowing the status with which a worker is placed in an enterprise. It also helps to know the employee's relationship with the employment and the authority possessed over the enterprise and other co-workers. हमें ये भी तो समझ में आता ना कि employment में जो employee है उसका क्या status है, उसके क्या hierarchy follow होती है, किस तरीके का structure है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं. Right? Take a screenshot. Done? Clear students? Now we are going to figure it out. हम लोग वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो को बहुत डिटेल में अब स्टडी करने वाले हैं. हम लोग कंपेयर करेंगे वेरियस पैरामीटर्स पे. पहले जेंडर के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं पॉपुलेशन में कि मैन वुमेन, ठीक है, दो जेंडर है हमारे पास. रूरल अर्बन में डिवाइड करेंगे कि कितने मैन अर्बन एरिया में काम करते हैं, कितने मैन रूरल एरिया में काम करते हैं, और ये सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से कैलकुलेट करने वाले हैं.
तो स्टूडेंट्स जैसे कि क्लियरली हमें देखना है, बिकॉज ये जो डेटा है ये फ्लक्चुएट हो सकता है, अलग अलग डेटा आपको देखने को मिलेगा, किसी में 2011-12 का होगा, मैंने 2017-18 का लिया है, कभी कभी 2020-21 का गिवन रहता है, ये डिपेंड करता है कि रिफ्रेशर्स वगैरह में क्या गिवन है। वी आर फॉलोइंग द एनसीईआरटी पैटर्न। तो क्लियरली बस आप इतना देखो कौन सा फर्स्ट आ रहा है कौन सा लास्ट आ रहा है। तो जब लोग मेन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, रूरल एरिया में इतना लोग काम नहीं कर रहे हैं मैन जितना अर्बन एरिया में कर रहे हैं, लेकिन वुमेन आप देखोगे वो ज़्यादा रूरल एरिया में काम करते हैं। तो अगर हम ये बोल सकते हैं दैट मोर मेन वर्क इन अर्बन एरियाज, इधर मोर वुमेन या वुमेन वर्क मोर इन रूरल एरियाज। क्लियर? तो देखो आपको पता है स्टूडेंट्स, बिकॉज मेन हमेशा लड़कों को बोला जाता है गांव से दूर भेज देते, जाओ तुम जाके शहर में कमाओ। आपने कितनी सारी स्टोरीज देखी होंगी, बाकी जो शहर में है तो कमा ही रहे हैं, उसके अलावा आप लोग दूसरी जगह ही भेज के उनको बोलते हो कि आप अच्छे से कमाओ, घर पे फिर पैसा भेजते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं अर्बन एरिया की, तो यहाँ पे ज़्यादा मेन काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। वहीं पे जब लोग वुमेन की बात करते हैं, आपको लगेगा कि यार ये तो आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, पक्का वेस्टर्न, या हम बोल सकते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में लड़कियां ज़्यादा काम कर रही होंगी। तो ऐसा नहीं है, रूरल एरिया में ज़्यादा काम करती हैं फीमेल्स, क्योंकि उनके पास ना ऑप्शन नहीं रहता। जैसे कि अभी हम बात करते हैं अर्बन सिटीज़ में, फिर भी ना ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आपको काम करना है कि नहीं करना। नोबडी आस्क अ मेल, है ना, कोई भी किसी भी लड़के से, किसी भी मैन से ये नहीं बोलेगा कि अगर आपको काम नहीं करना तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। उनको तो हमेशा से यही बोला गया है कि आपको काम करना ही पड़ेगा। Nobody give this option। लेकिन जब वुमेन की बात आती है उनको ये ऑप्शन मिलता है ना, उसमें बोलते हैं हमारी बेटी का मन होगा तो ही वो काम करेगी, अदरवाइज वो नहीं करेगी, है ना। तो आपको ये पता है कि वुमेन को ये ऑप्शन मिल जाता है। कुछ लोग की कंडीशन खराब रहती है तो ऑफकोर्स वो करते ही हैं, जॉब वो करना भी चाहिए, अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन अधिकतर आपने देखा होगा कि मेंस को ये ऑप्शन कभी नहीं मिलता। उनसे नहीं बोला जाएगा कि ठीक है अगर आपको काम नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार को वुमेन को ये ऑप्शन मिल जाता है ना, कि ठीक है आपको शादी का काम नहीं करना, ठीक है चल जाएगा कोई बात नहीं, या बोला जाएगा ठीक है तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें काम करना है तो कर लेना, हम कोई रोका टोकी नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये सेम ऑप्शन मेन को मिलता है? कभी नहीं मिलता, बिकॉज दैट्स हाउ सोसाइटी वर्क्स, है ना। सो दैट इज़ वाई आई थिंक अब तो ये हाई टाइम हो गया है। एक इंसान कमा के अच्छे से फैमिली वैसे भी अच्छे से नहीं चला सकता, तो बोथ ऑफ देम आर वर्किंग। सो आई फील सभी के लिए एक जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है वो ज़रूरी है। दैट इज़ वाई एजुकेशन में फोकस किया जा रहा है, स्किल्स पे फोकस किया जा रहा है, सो दैट यू गेट बेटर एम्प्लॉयमेंट और आप अच्छे से अर्न करिए और अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल को बूस्ट करिए, राइट। तो यहाँ पे रूरल एरिया की अगर हम बात करते हैं कि वुमेन ज़्यादा क्यों काम करती हैं, दे आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट। याद रखना, ज़्यादा उनको पैसा भी नहीं मिल रहा, पैसा भी कम मिल रहा है एज कम्पेयर टू मेन, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं रहता। आपने देखा होगा कि भाई एक किसान के घर में सब काम कर रहे होते हैं, है ना, उनका छोटा बच्चा है वो भी काम कर रहा है, उनके जो फैमिली में वो है सब काम कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास इतने पैसे नहीं कि किसी और को एम्प्लॉय करें, तो पूरी फैमिली वर्क करती है। तो यहाँ पे वुमेन भी वर्क करते हैं, इसलिए रूरल एरिया में उनके पास ऑप्शन नहीं रहता। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज वर्किंग हार्ड। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। Done? With the help of the data given in the table 1, the following conclusions can be drawn. अगर हम लोग participation rate की बात करते हैं in India, there are around 34.7 workers for every 100 people and higher proportion of rural people. The ratio is approximately 339 in urban areas and 35% in rural areas. Employment opportunities की अगर बात करते हैं, rural residents have a few options for increasing their income and their participation in the labor market. Numerous work options are available to urban residents and they look for employment and that matches their qualifications and skills. तो of course एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर बेस्ड और हमने वेरियस एक्टिविटीज़ ही पढ़ी हैं, उसमें उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और कुछ लोग अर्बनाइजेशन की तरफ आना चाहते हैं तो उनको उधर भी मौके मिलते हैं, है ना। टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। एजुकेशन लेवल की बात करते हैं तो रूरल एरिया में ऑफकोर्स एजुकेशन इतना है नहीं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस इतने आपको अच्छे नहीं मिलेंगे जितने आपको रूरल एरिया में मिलेंगे। तो स्किल्ड लेबर भी आपको अर्बन एरिया में ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास हायर प्रपोर्शन ऑफ मेल वर्कर्स।
सो अगर हम बात करें अराउंड 52.1% men are observed to be employed, which is greater than the female population. It is common to find that families discourage their female members from getting jobs whereas men can earn significant salaries. तो of course मैंने जैसे कि आपको बताया women get option whether they want to work or not. Men doesn't get it. So that is why percentage is higher. Right? Take a screenshot. Done. नेक्स्ट है हमारे पास मोर वुमेन वर्कर्स इन रूरल एरियाज. द रेशियो ऑफ द वुमेन वर्कर्स इन रूरल एरिया इज अराउंड 17.5%, which is more than the ratio of women in the urban areas. The reason behind more women workers in the rural area is their financial condition, which does not allow them to stay at home. तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक ही नहीं रहती, तो इसलिए वो बिल्कुल भी काम को मना नहीं कर सकते, उनको करना ही पड़ेगा. Underestimation of women workers. The number of women workers in our country is generally underestimated, as many of the tasks they perform are not regarded as productive work. For example, many women are actively engaged in the activities within the house and the farm for which they are neither receive compensation nor are regarded as workers. तो ऐसा नहीं कि women काम नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं तो उनको इतना अंडर एस्टिमेट कर लेते, उनके काम को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती, वैल्यू नहीं मिलती, उनको इतना कंपनसेशन नहीं मिलता, हमेशा से मिलता, तो दैट इज़ कंपैरिजन एंड ह्यूमिलिएशन काफ़ी मिलता है. सो दैट इज़ वाई ये भी एक हमारा फैक्टर है जब हम लोग बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल दिस गैप इन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. डन. नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. क्लियर? तो इसमें सबसे पहले हमारे पास मीनिंग गिवन है एम्प्लॉयमेंट का, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, विल स्किप दिस वन. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो ये हमारे पास दो चीज़ें गिवन है कि भाई कौन कितना काम कर रहा है, लेकिन हम डायरेक्टली ऑब्जर्वेशंस की तरफ आएंगे. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर बोथ men and women and accounting for more than half of the workforce. Working women's mobility search of work is limited due to the family and social constraints. Women have many chances of self-employment in rural areas and they work in traditional jobs like spinning, weaving, dyeing, bleaching and so on. देखो ये भी हमें पता है कि वुमेन, अगर हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में जाते हैं तो आप ये देख सकते हो कि कहीं ना कहीं मेन तो हैं लेकिन वुमेन उस चीज़ में भी इक्वली पार्टिसिपेट इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज एक तो उनके पास ऑप्शन नहीं रहता कि आप कहीं बाहर जाके काम करो ज़्यादा, तो रहता है अच्छा घर पे ही कुछ बिजनेस खोल लो, छोटा मोटा बिजनेस खोल लिया है ना, ब्यूटी पार्लर है या मेकअप आर्टिस्ट हैं, या उसके अलावा उन्होंने खुद की अपनी टेक कंपनी खोल ली, IT सर्विस कंपनी खोल ली, टीचिंग कर ली, तो ऑफकोर्स उन्होंने खुद के बेसिस पे एक छोटा सा बिजनेस क्रिएट करना और या बड़े बिजनेसेस भी क्रिएट करना दोनों ही पॉसिबल हो जाते हैं. सो दैट इज़ वाई वुमेन भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा एक तरीके से वैल्यू करते हैं आजकल. राइट? Casual wage worker is the second most common source of income for both men and women. However, more men would be found in more proportion in regular salaried employed, that is 24%, and the proportion of women is 21%. It is so because generally these jobs require skill and a high level of literacy which can be found in less number of women. आपने देखा होगा जो हाई अर्निंग जॉब्स हैं अधिकतर उसमें अब तो सारी चीज़ चेंज हो गई हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि जब हम लोग हायर पेइंग जॉब्स की बात करते हैं तो मेन को ज़्यादा मिलता है हायर पेइंग जॉब्स, कहीं ना कहीं बिकॉज उनको बेटर कॉलेज में पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिल गया, ज़्यादा पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिल गया, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है. लेकिन आई टोटली बिलीव राइट नाउ आपको सब सिनेरियोस मिलेंगे, आपको ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों ही बहुत टक्कर का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एक जगह मिलेगा जहाँ पे ह्यूमिलिएशन है, एक जगह मिलेगा कि दोनों अच्छे से अपलिफ्ट हो रहे हैं. तो आपको पूरे सिनेरियोस देखने को मिल जाएंगे, हम किसी एक के बेसिस पे जज नहीं कर सकते. Right? Take a screenshot. Done? नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन. तो पहले हमने जेंडर के बेसिस पे देखा कि मेल ज़्यादा काम कर रहे हैं कि फीमेल ज़्यादा काम कर रहे हैं, रूरल एरिया में ज़्यादा काम कर रहे हैं, अर्बन एरिया में ज़्यादा काम कर रहे हैं. अब हम देखने वाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, जगह को बेसिस पर हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कि रूरल एरिया में ज़्यादा है कि अर्बन एरिया में ज़्यादा है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे आप देखो मेजर पोर्शन ये वाला, ये क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है. यहाँ पे भी आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा. रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है बिकॉज वही सब अपनी खेती बाड़ी में ही तो कर रहे हैं ना, पूरी खेती बाड़ी खुद ही की ज़मीन पे कर रहे हैं, खुद एम्प्लॉयड है, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, इसलिए रूरल एरिया में आपको ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला ज़्यादा दिखेगा.
फिर अगर हम बात करते हैं कैजुअल वर्कर्स की, तो अर्बन एरिया में इतने हैं, लेकिन कैजुअल वर्कर रूरल एरिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज आपको पता है कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, तो रेगुलर जॉब तो मिलती नहीं है, तो छोटे मोटे काम के लिए रख लेते हैं। अर्बन एरिया में रेगुलर जॉब के लिए ज़्यादा चाहिए रहता है, तो वो नहीं मिल पाता, इसलिए अर्बन एरिया में कैजुअल वर्कर्स आपको कम मिलेंगे एंड रूरल एरिया में कैजुअल वर्कर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर एम्प्लॉय। रेगुलर एम्प्लॉय आपको अर्बन एरिया में ज़्यादा मिलेंगे, वहीं पे अगर हम बात करते हैं हमारे रूरल वर्कर्स में, तो रेगुलर सैलरीज वाले ऐसा एम्प्लॉयमेंट तो आपको अर्बन एरिया में बहुत कमी, रूरल एरिया में कम ही मिलेगा, है ना। एक बार मैं इसको अच्छे से कलर से आपको बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले है मेरे पास सेल्फ एम्प्लॉयड वाला पार्ट, तो ये है मेरे पास सेल्फ एम्प्लॉयड वाला पार्ट। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में ज़्यादा क्यों है? बिकॉज सब अपनी खुद की ज़मीन पे ज़्यादा खेती बाड़ी करना पसंद करते हैं, तो वो भी तो खुद ही के मालिक हुए। सेकेंड है हमारे पास कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जो रेगुलर बेसिस पे काम नहीं कर रहे, कभी कभी काम कर रहे हैं और उनको इतना रेगुलर बेसिस पे अर्निंग भी नहीं हो रही। एंड लास्ट में हमारे पास आता है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी आप खुद से काम कर रहे हो, सॉरी रेगुलर सैलरी वर्कर्स, तो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिल रही है, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा। क्लियर? समझे इस चीज़ को? आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको साथ में रीज़न भी बताती चली गई हूँ कि कोई सा इतना कौन सा रीज़न हो सकता है, कितना वाला पोर्शन रूरल एरिया में क्यों है और अर्बन में क्यों है। टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। नेक्स्ट है हमारे पास, तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया ये पूरा उसके लिखा हुआ है, मैं ऑलरेडी आपको बताती चली गई हूँ, तो बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिकॉज मैं ऑलरेडी जब आपको बता रही थी मैंने आपको सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें स्क्रीनशॉट भले ही ले लीजिए आप, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है कि एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, उनके पास रिफ्रेशर के नोट्स नहीं है, तो आपको काम आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। 3 सेंटर्स एक तरीके से मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारे पास 3 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये 3 सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी में अधिकतर एग्रीकल्चर को ही माना जाता है, सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज को माना जाता है, ठीक है, एंड टर्शरी में हम लोग सर्विस सेक्टर को मानते हैं। क्लियर? सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स इंक्लूड labor flows from agriculture and other associated occupation to industries and service. When a country's economy develops, workers migrate from rural to urban region. As a result of this process, at a later stage, the industrial sector begins to lose its share of total employment, while the service sector enters a phase of fast development. देखो क्या होता है ना, आजकल लोग अपने गांव में टिकना नहीं चाहते, उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए बाहर निकल के कमाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो सही भी हैं। तो इससे क्या होता है, प्राइमरी को छोड़ के डायरेक्टली सर्विस सेक्टर पे आ जाते हैं, तो इंडस्ट्री सेक्टर में तो जो लोग हैं वो तो कम ही हो गए। अगर लोग कम हो जाएंगे तो डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या हुआ, यहाँ से लोग कम हो गए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ कम हो गई और साथ में इंडस्ट्रीज में भी कोई आना नहीं चाह रहा, तो ये भी कम हो गया, तो बचा से सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर में ही डेवलपमेंट होती चली जा रही है। इसलिए सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, लेकिन लोग सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड कहाँ है? एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर हो नहीं रहा, सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हो, लेकिन मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड नहीं है, तो मैक्सिमम लोग को फायदा भी नहीं हो रहा और ये बीच में ही रह गए, इनके पास कुछ नहीं है। राइट? समझे इस चीज को? ओके, चलो क्लियर? So all economic activities are usually divided into 8 distinct industrial groups: agriculture, mining, manufacturing, electricity, construction, trade, transport, storage and services. So अगर हम बात करें, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी सेक्टर में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है एंड टर्शरी सेक्टर में हमारे पास सर्विस आ जाता है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन? नाउ
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमंग दीज 3 सेक्टर्स, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में आप देखिए कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। अब मेरे पास आता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं हमारे टर्शरी सेक्टर में, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास प्राइमरी है, फिर है हमारे पास टर्शरी में लोग ज़्यादा हैं, या तो फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास सेकेंडरी में लोग ज़्यादा हैं। तो अगेन क्या हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जा रहा है, जो इंडस्ट्री सेक्टर है हमारे पास, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से पहले। क्लियर। तो अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, उसके बाद सेकेंडरी जो सेक्टर है यहाँ पे सबसे कम लोग काम कर रहे हैं, और टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। यहाँ पे मैंने परसेंटेज भी लिखा है, ये आप लिख सकते हो। इसको चलो 45 कर देना, इसको आप 24 ही रहने दो, है ना, और इसको आप 31 ही रहने दो, हो गया, ठीक है। क्लैरिटी आ गई। इसको 45% कर दो, दूसरे को 24 कर दो, इसको 31 कर दो, ठीक है। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स या वर्कर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर्स। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर में हमने डिवाइड कर दिया है, और फिर हम कंपेयर कर रहे हैं कि रूरल अर्बन में कितने लोग काम कर रहे हैं, और फिर जेंडर के बेसिस पे भी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये पूरा कंपैरिजन हमारा हो रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में रूरल में कितने हैं, अर्बन में कितने, उसमें से मेल कितने, उसमें से फीमेल कितने हैं। तो पूरा ऐसे टोटल हम लोग कैलकुलेट करने वाले। देख लें जल्दी से चार्ट को, समझते हैं पहले। तो प्राइमरी सेक्टर में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में कहाँ काम करते हैं, रूरल एरिया में करते हैं। उसमें भी फीमेल सबसे ज़्यादा काम करती हैं, बिकॉज यूजली मेल्स को हम बोल देते हैं कि आप बाहर जाके कमा लो, घर का जो गांव में है वो यूजली फीमेल संभाल लेती हैं, राइट। सो दैट इज़ वाई रूरल एरिया में आपको प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा काम, आपको मतलब प्राइमरी सेक्टर में रूरल एरिया सबसे ज़्यादा काम करेगा, और उसमें फीमेल सबसे ज़्यादा काम करता है, और अर्बन सेक्टर का इतना रोल रहता ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे। तो सेकेंडरी सेक्टर में अगेन रूरल एरिया में इतना नहीं है, अर्बन एरिया में ज़्यादा काम है, और उसमें भी मेल ज़्यादा काम करते हैं, बिकॉज फैक्ट्री वाले काम रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस सेक्टर। तो रूरल एरिया में इतना तो देखने को मिलेगा नहीं, बिकॉज ये पूरा मॉडर्न टर्म है। तो अर्बन में ज़्यादा देखने को मिलता है, एंड मेल ज़्यादा काम करते हैं ना। फीमेल सबसे ज़्यादा कहाँ काम कर रही हैं, प्राइमरी सेक्टर में कर रही हैं, एंड बाकी दोनों जगह सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में मेल ज़्यादा काम कर रहे हैं, और अर्बन एरिया के मेल ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। डन। क्लियर। सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन रूरल अर्बन मेल फीमेल एम्प्लॉयमेंट। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ पे गिवन है, अर्बन यहाँ पे आपको गिवन है, और साथ में डिफरेंट सेक्टर्स का गिवन है, राइट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा कहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ रहा है, जो ये वाले चार्ट से हमने समझा है। इसी चार्ट को हमने पाई चार्ट के रूप में प्रेजेंट किया है, नथिंग एल्स। क्लियर। ऑब्जर्वेशन से हमारे पास क्विकली गो थ्रू इट। प्राइमरी सेक्टर में अगर हम बात करते हैं 58% ऑफ द वर्कफोर्स रूरल एरिया से आती है, जिसमें से भी मैक्सिमम फीमेल्स होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में अगर 20.4% वर्कफोर्स आती है, अगेन रूरल एरिया में आती है। देन टर्शरी सेक्टर में हमारे पास रूरल एरिया सबसे कम आता है। तो रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर फंक्शन करता है, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद टर्शरी। तो इसी फ्लो में चलता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में। कहाँ पे, रूरल एरियाज, मतलब विलेज एरिया समझ के रखो, बैकवर्ड एरिया, ऐसे याद रखना, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। नेक्स्ट अगर हम लोग अर्बन एरिया की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कम कंट्रीब्यूशन आपको प्राइमरी सेक्टर को मिलेगा। फिर से हमारे पास प्राइमरी सेक्टर सबसे आखिरी में आएगा, फिर आएगा इधर सेकेंड नंबर पे सेकेंडरी सेक्टर आता है, और पहले नंबर पे आता है टर्शरी सेक्टर। क्लियर। तो अर्बन एरियाज में सबसे ज़्यादा काम आपको किस में दिखेगा, सर्विस सेक्टर में दिखेगा, टर्शरी सेक्टर में दिखेगा। क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ।
डन। क्लियर। अब हमारे पास क्या आ रहा है, उसी को हमने एक तरीके से कंपेयर किया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में हमें देखना है कि मेल वर्कर्स ज़्यादा हैं कि फीमेल वर्कर्स ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फीमेल वर्कर्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा फीमेल वर्कर्स हमें प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिल रही हैं, और मेल सेक्टर्स में भी अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। ठीक है। अगेन अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर में दोनों ही कमी है, और टर्शरी सेक्टर में भी आप ये वाला पॉइंट देख सकते हो। दिक्कत तो हमारे यहाँ यही है ना कि सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आता है, लेकिन सर्विस सेक्टर में इतने लोग नहीं है, कम लोग हैं। अगर मैं बोल रही हूँ 1000 लोग हैं, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में हैं 350 लोग हैं हमारे सेकेंडरी सेक्टर में सपोज, ठीक है, और हमारा जो टर्शरी सेक्टर है सपोज वहाँ पे काम कर रहे हैं 200 लोग, तो 200 लोग से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो अगर ये लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो रिटर्न भी तो इनके पास आएगा, इनके पास क्यों ही आएगा, तो अधिकतर रिटर्न इनके पास आ रहा है, इसलिए कम लोगों का डेवलपमेंट हो पा रहा है, मेजर लोग का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, बिकॉज वो अभी भी एग्रीकल्चर में है। तो अगर एग्रीकल्चर ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बूस्ट होगी। क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। हट जाती हूँ पहले मैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डन। क्लियर। तो ऑब्जर्वेशंस क्या है, जब हम लोग मेल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा मेल्स काम करते हैं, सेकेंडरी में सेकेंड नंबर पे, और टर्शरी में इतने। लेकिन अभी मैंने आपको पूरा समझाया कि क्यों टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा पैसा आता है, लेकिन क्यों हमारा डेवलपमेंट उतना नहीं हो रहा। क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट जल्दी से। डन। नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल एम्प्लॉयमेंट। सिमिलरली प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, सेकेंडरी सेक्टर में सबसे मीडियम है, और सबसे कम आपको टर्शरी सेक्टर में देखने को मिलेगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। डन स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं। So the economy of the country can describe the structure of employment in that country. The countries with a good rate of economy have more people employed in their tertiary sector than the primary and the secondary sector. When it comes to countries with have a poor economy, it can be said that more people in that particular country work in the primary sector. अभी दिक्कत क्या है हमारे पास कि हाँ, सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे पास जीडीपी से आ तो रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोग हमारे टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयड नहीं है। कहाँ है? प्राइमरी सेक्टर में है। तो ऑफकोर्स वहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, जो एक मेजर चैलेंज इंडिया के लिए भी है। क्लियर। सो दैट इज़ वाई सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन सर्विस सेक्टर में काम कितने कर रहे हैं, बिकॉज मैंने क्या बोलेगा, मैंने अभी आपको ये बताया था कि जब भी इनकम बढ़ेगी तभी तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। और जब मैं इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, क्या अगर वो 200 लोग की बढ़ेगी या जब 1000 लोग की बढ़ेगी, किसमें ज़्यादा फायदा है? जब ये 1000 लोग की बढ़ेगी, राइट। लेकिन काम तो ये 200 लोग की वजह से इनकम बढ़ रही है ना, हम तो चाहते हैं 1000 की बढ़े। सो दैट इज वाई आपको समझना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि मेजरली लोग कहाँ एम्प्लॉयड हो स्टूडेंट्स, वी वांट मेजरली पीपल टू बी एम्प्लॉयड इन द टर्शरी सेक्टर। क्लियर। एवरीवन टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। पक्का। आगे बढ़े। नाउ growth of employment and gross domestic product, that is basically your GDP. So 50 years of planned development have always aimed at the expansion of the economy through an increase in the national product and employment. During 1915-2010, the GDP of India grew at a positive rate, was higher than the employment growth at that moment of a time. There was always a lot of fluctuations in the growth of GDP, but employment grew at a positive rate, but not more than 2%. तो जैसे कि अभी हम बात करते हैं, इंडिया का जो जीडीपी है बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज फास्ट ग्रोइंग, क्लियरली हमें पता है।
लेकिन जो जीडीपी बढ़ रहा है, हमने पढ़ा है दैट जीडीपी इज नॉट द करेक्ट इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलफेयर। मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूरा इसके अंदर एक टॉपिक हमने पढ़ा है नेशनल इनकम में, जब हम समझ रहे थे कि जीडीपी बढ़ना डजेंट मैटर, वो प्रूफ नहीं करेगा एक तरीके से कि आपको सोशल वेलफेयर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। हम ये नहीं कह रहे कि जीडीपी बढ़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जीडीपी बढ़ किस रीजन से रहा है ये जरूर चेक करना जरूरी है, राइट। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कहीं ना कहीं जीडीपी हमारा बढ़ा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट हमारा उतना नहीं बढ़ पा रहा है। अभी भी इंडिया मेजरली अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज से डील कर ही रही है। However, in the late 1990s, there was a decline in the employment growth and reached the level of growth that India had in the early stages of planning. During this time of period, the economy witnessed the trend of jobless growth as the gap between the growth of GDP and the employment was enlarging. A situation when the economy is able to produce more goods and services without a proportionate increase in employment opportunities known as jobless growth. Very, very important. तो जॉबलेस ग्रोथ का टर्म मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ अपने क्लासेस में। जैसे कि मैं अभी आपको पूरा सिनेरियो समझा रही थी कि हाँ, हमारा जीडीपी जो है बढ़िया बढ़ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है? क्या एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे जीडीपी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, ऐसी ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। यानी आपकी कंट्री में लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि ऐसी इकोनॉमी जॉबलेस ग्रोथ है जहाँ पे ग्रोथ तो है लेकिन नौकरी नहीं है। क्या इंडिया में ये चीज़ है? इसका मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Done? In other words, it is a situation when there is an overall acceleration in the growth rate of GDP in the economy without corresponding expansion in the employment opportunities. तो आपको ये समझना है कि ये वो सिचुएशन है किसी भी कंट्री में जहाँ पे आपका जो ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी है, वो तो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है लेकिन आपका उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इम्प्रूव नहीं हो रही हैं। मीन्स ऑफकोर्स द जीडीपी इज इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट बट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट। वो क्या होता है? जॉबलेस ग्रोथ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। नेक्स्ट है हमारे पास चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। So as we all know, India is an agrarian nation. The majority of the Indian population works in the primary sector, that is agriculture. ठीक है, and the developmental strategies in many countries including India have been always targeted at reducing at the proportion of people depending on agriculture. I think इसमें हमने बात भी करी है जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, डाइवर्सिफिकेशन की बात करी थी। We want people to shift from agriculture to various sectors. अभी इससे पहले जब हमने देखा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में था, लेकिन सबसे ज्यादा आउटपुट किससे आ रहा है? सर्विस सेक्टर से, और बीच में आता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर। सो क्लियरली वी वांट कि जो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं वो सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हों, डाइवर्सिफिकेशन बढ़े, तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी। हम ऐसे सेक्टर में फंस के रह गए हैं स्पेशली एग्रीकल्चर में कि यहाँ पे ना ग्रोथ है, ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, ना ज़्यादा पैसा है, लेकिन फिर भी आप उसी में लगे हुए हैं बिकॉज आपके पास और कोई चारा नहीं है। तो कुछ नहीं से कुछ सही के चक्कर में हम ऐसी जगह फंस गए जहाँ से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, राइट। तो ये हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज हमें डेवलप करने की ज़रूरत है कि लोगों का शिफ्ट हो, बिकॉज एग्रीकल्चर ना बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड ऐसा स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी वहाँ पे इनफ लोग हैं। अब यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं वो क्या होते हैं? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ 2 लोगों की काम की ज़रूरत है वहाँ पे 50 लोग काम कर रहे हैं, तो वो 2 लोग को जितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए वो 50 लोग में बट रही है। तो मतलब जितना आप अर्न कर सकते हो उतना आप अर्न नहीं कर पा रहे, आपकी कैपेसिटी उतनी यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, आप अनडिजर्विंग जगह पे काम कर रहे हो, दैट इज योर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। वी वांट
पीपल टू शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू वेरियस अदर सेक्टर्स। क्लियर? तो ये वाली बात का हमने वहाँ पे डिस्कशन किया है। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो अगर हम इंडिया को डेवलप देखना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर से भाई लोगों को बोलना पड़ेगा कि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो, डाइवर्सिफाई हो, ऐसी जगह काम करे जहाँ पे उनकी भी ग्रोथ हो, अपनी स्किल्स पे काम करे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हमने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है, डन। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी। डन। क्लियर? क्या ये बात हम सब समझ गए? Secondary and the service sectors are showing a promising future for the Indian workforce as shares of these sectors have increased from 10.9% to 24%, whereas in service sector from 14% to 31%. So clearly we can see कि यहाँ shift हो रहा है, धीरे धीरे लोग diversify कर रहे हैं, agriculture से अलग हटके ये वाली industries में भी आ रहे हैं, but we still have a very long way to go, right? So you can take a screenshot of this one because ये वाला जो पूरा factual information है हमारे लिए ज़रूरी है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं चीजों को, पहले ये बताइए आप। चलो नेक्स्ट है हमारे पास अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। मतलब कैजुअल वर्किंग। कैजुअल वर्किंग का मतलब ऐसे ही काम कर रहे हैं, ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है, बस करे जा रहे हैं काम, कैजुअल वहीं चल रहा है काम। So casualization का मतलब क्या रहता है? It refers to the process of moving from self-employment and regular salary employment to casual wage work, freelancing and all, right? So it is a situation when the present percentage of casually hired workers in the total workforce tends to rise over time. There has been a considerable shift of self-employed and regular salary employees to casual wage over the last 3 decades. So casualization का मतलब ये है कि मैं अपनी मर्जी पे काम करना चाहती हूँ, मुझे किसी के अंदर एम्प्लॉयड नहीं रहना। खुद का बिजनेस खोलो तो बहुत झंझट है, किसी और के यहाँ काम करो तो बहुत बर्डन फील होता है, तो इसलिए जब मेरा मन करता है मैं तब काम करती हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ कि आई एम अ कैजुअल वर्कर। मतलब कि आप एक तरीके से रेगुलर सैलरी जैसे आप काम नहीं कर रहे, आप एक जगह खुद का कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप किसी और के लिए ही काम कर रहे हो, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस पे कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे हो, वो होता है कैजुअल वर्कर्स। जैसे कि जो बिग कंपनीज होती हैं, 3 महीने के लिए किसी को प्रोजेक्ट में रख लिया, 3 महीने के लिए किसी एक्सपर्ट को हायर कर लिया, तो ये क्या होता है? कैजुअलाइजेशन ही होता है। क्लियर? समझे इस चीज़ को? टेक अ स्क्रीनशॉट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो ये वाला जो पूरा ट्रेंड है ना, बहुत ही ज़्यादा आजकल बढ़ गया है ना, कि उनका रहता है कि यार ठीक है अपनी मर्जी पे काम करेंगे, किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, जब मन होगा काम करेंगे, जब मन नहीं होगा काम नहीं करेंगे। ये वाला ट्रेंड बहुत चल गया, घूमो भी काम भी करो, बहुत ट्रेंड चल रहा है ना, वही वाली बात हो रही है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कैजुअलाइजेशन। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। जितना जल्दी आप स्क्रीनशॉट लेंगे उतना अच्छा आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है। डन। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब आप खुद ही एम्प्लॉयड हो, आप किसी के अंडर काम नहीं करे, आपको किसी ने हायर नहीं करके रखा, आप खुद ही बॉस हो अपने, right? So people who operate their own farm, non-farm enterprises or are engaged independently in a profession or trade are called self-employed, and such type of employment is known as self-employment. जो खुद से एम्प्लॉयड है, जो खुद से काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है, इट कंटिन्यूज टू बी द मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर बट इट शेयर डिक्लाइन फ्रॉम 61.4% इन 1972 to 73 to 52.2%। देखो एक मेजर रीज़न सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लोग कम क्यों हो रहे हैं? फिर से प्रमोट कर रही ना गवर्नमेंट, बोल रही है मेक इन इंडिया कैंपेन करो, स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट कर रही कि भाई यहीं पे सारी चीज़ें बनाओ, खुद ही के लिए जॉब आप लोग ढूंढिए, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप एक तरीके से बढ़ाइए। तो ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कहीं ना ये वाला जो सेक्शन है हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, वो कम हो गया है। लोगों को क्योंकि श्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं सैलरी जॉब्स वगैरह में शिफ्ट हो रहे हैं, कैजुअल वर्किंग में शिफ्ट हो रहे हैं। सो दैट इज़ वाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है कहीं ना कहीं ड्रॉप हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड। सो पीपल हु वर्क इन अदर्स फार्म
or non-farming enterprises and in return receive wages on regular basis are called as regular employees. Its share has stagnant. Stagnant का मतलब क्या होता है? Stagnation का मतलब होता है slow rate of development, यानी बहुत कम development हो रहा है at around 14% and there is a marginal increase, यानी ज़्यादा increase देखने को नहीं मिला है. मतलब क्योंकि ये पता है रेगुलर सैलरी में रहता है, ये थोड़ा कम, ये सेफ बॉक्स है ना, कि यार ठीक है कुछ ना कुछ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी है, कुछ अलग भी है, तो हमें पता है कि भाई यहाँ से तो पैसा आ ही जाएगा, यहाँ से मुझे श्योरिटी रहती है. इसलिए लोग रेगुलर सैलरी वर्कर्स, अगर हम बात करें, ज़्यादा आपको अर्बन सेक्टर में मिलेंगे, है ना. नौकरी पेशा जो हम बोलते हैं, नौकरी में ज़्यादा जो काम कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर सैलरी वर्कर्स, है ना, एम्प्लॉइज. टेक अ स्क्रीनशॉट. समझ आया कि क्यों लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कमी आ रही है? ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, दैट व्हाई देयर इज अ डिक्रीज इन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेशियो, हाउ मच इज द इंक्रीज इन द रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज, व्हाई द कैजुअलाइजेशन इज इंक्रीजिंग. ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे. सो दैट इज व्हाई उसके पीछे का जो रूट कॉज है वो आपको पता होना चाहिए. समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं हम? ओके. नेक्स्ट है हमारे पास कैजुअल वर्कर्स. सो पीपल हु आर कैजुअली एंगेज इन अदर्स फार्म्स और नॉन फार्म एंटरप्राइजेस and in return receive wages according to the terms of the daily or the periodic contract are known as casual workers. तो इसका शेयर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. कहीं ना कहीं लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से छोड़ के कैजुअलाइजेशन की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे आप अपनी, आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, एक शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए काम कर रहे हो, लेकिन आप रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय नहीं हो. क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम बोल सकते हैं. टेक अ स्क्रीनशॉट. डन? क्लियर? नाउ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास आ रहा है, दैट व्हाई देयर इज अ इंक्रीज इन द कैजुअलाइजेशन. क्यों इतना ज्यादा इंक्रीज है? सो द वेरियस रीजन आर एज फॉलोज. पहला क्या है? लो स्कोप ऑफ अर्निंग, है ना. सो मार्जिनल फार्मर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड फार्मर्स आर बिकमिंग कैजुअल वर्कर्स बिकॉज ऑफ द लो स्कोप ऑफ अर्निंग्स इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. हम सभी को पता है कि एग्रीकल्चर हर किसी की बस की बात नहीं. एग्रीकल्चर से हर कोई इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर रहा है, सब लोग बहुत मार्जिनल अर्न कर रहे हैं, अधिकतर लोग. सो दैट इज़ वाई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से छोड़ के लोग कैजुअलाइजेशन की तरफ इसलिए बढ़े कि कम से कम वहाँ पे ज़्यादा बेटर अर्निंग है ना. इसलिए लोग एग्रीकल्चर छोड़ के कैजुअल वर्कर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स. Displacement of workers from large industries in urban areas has shifted the status of regular workers to casual workers. देखो हम सभी को पता है कि आज के इंडस्ट्री में भी काम करने का तरीका बदल गया है और काफ़ी सारे जो लेबर्स हैं, आपने देखा होगा, उनके पास रेगुलर काम ही नहीं रहता, तो इसलिए वो कैजुअल वर्किंग में जाना उनके लिए एक फोर्सफुल एक्टिविटी हो जाती है. राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट. डन? ये रीजंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है. क्या ये चीज़ हम समझ रहे हैं? नेक्स्ट है हमारे पास स्लो ग्रोथ. स्लो ग्रोथ का मतलब क्या है? देयर इज अ स्लो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर ड्यू टू विच वर्कर्स आर टेकिंग अप कैजुअल जॉब्स. तो क्योंकि क्या होता है ना, एक बहुत ज़्यादा मंडेन लाइफ हो जाती है. आप एक ही तरीके से रेगुलर काम करते चले जाते हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो टीचिंग हो, बैंकिंग हो, कोई भी सेक्टर हो, आपका एक रूटीन बन जाता है. लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ इतना देखने को नहीं मिलता है. तो दैट इज़ वाई वो सोचते हैं कि इससे अच्छा अलग अलग एक्टिविटीज़ में काम करेंगे, CV भी अच्छा होगा, नई नई चीज़ें भी सीखेंगे, अच्छी स्किल्स बढ़ेंगी. राइट? नेक्स्ट क्या हमारे पास? अब क्या कंपनीज भी ये सोचती हैं कि किसी को 12 महीने सैलरी देने से अच्छा है 3 महीने में वो काम करा लो, कम सैलरी में हो जाएगा, तो उनका कॉस्ट बच जाता है. तो क्या होता है? देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर कैजुअल वर्कर्स इन एक्सपैंडिंग कंसंट्रेशन, ट्रेड एंड सर्विस एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज विच लीड्स टू द कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स. तो इससे क्या होगा? कम खर्चा होगा, मेरे लिए भी वो काम भी हो जाएगा, है ना. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. डन? तो स्टूडेंट्स यही था हमारा पार्ट 1, जहाँ पे एक तरीके से हमने डिस्कस कर लिया है कि वर्कफोर्स क्या होता है, लेबर फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैजुअलाइजेशन.
पार्टिसिपेशन देखा वर्कफोर्स का अलग अलग सेक्टर्स में कैसा है, जेंडर के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, है ना, इन सारी चीज़ों पे हमने उनको बहुत अच्छे से कंपेयर कर लिया है। ये भी देख लिया कि एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी क्यों है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। आज आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो स्टूडेंट्स, आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन ये रिवीजन वीडियो है तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें टू द पॉइंट पढ़ी हैं। आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक डिटेल में समझना है तो ऑलरेडी इसकी क्लासेस आपके पास आ चुकी हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार जाके आप देख सकते हो। तो डिटेल में आपको हर एक चीज़ वहाँ पे समझाई गई है। फाइन स्टूडेंट्स, अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है यूट्यूब पे तो हमारे एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, उस क्लास पे क्लिक करिए एंड आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। बहुत यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, तो आप आराम से जाके देख सकते हो। तो ये जो पूरा चैप्टर है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं, तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। कैजुअलाइजेशन क्या होता है, अभी आने वाला जो सेकेंड हमारा पार्ट आएगा उसमें हम समझेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको स्किप मत करना, राइट। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, that is basically your Delhi board, Bihar board, UP board, MP board and Rajasthan board. And apart from these board classes, we also provide you 3 special courses like Vedic Maths crash course and spoken English का भी कोर्स हम आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, राइट। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स। उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। फाइन। एंड स्टूडेंट्स, यू हैव टू फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो, राइट। एंड यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, या तो हमारे हेल्प डेस्क पे भी आप एक तरह से कॉल कर सकते हो, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। फाइन स्टूडेंट्स, तो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।